नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। अब चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ओबीसी आरक्षण मुद्दे की। जी हां, मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गर्मा गया है। उधर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली तो यहाँ पर सियासी जंग छिड़ गई है। कांग्रेस और बीजेपी का एक दूसरे पर जमकर पलटवार आया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी बीजेपी सरकार को आड़े हाथ लिया है। पूरा मामला आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के मामले में बुधवार से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, पर अब उस पर 8 अक्टूबर से नियमित सुनवाई होने वाली है। मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली तो एमपी कांग्रेस ने मोहन सरकार को जमकर घेरा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक्स पर पोस्ट शेयर की। उन्होंने आरोप लगाया कि मोहन सरकार कोई आर्ग्यूमेंट करने को तैयार ही नहीं है। वो नहीं चाहती कि 27% आरक्षण दिया जाए। पटवारी ने लिखा कि मैं ओबीसी वर्ग के सभी भाइयों और बहनों को विश्वास दिलाता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम मोहन यादव से 27% ओबीसी आरक्षण प्राप्त करके ही रहेंगे। इतना ही नहीं, जीतू पटवारी ने ये भी कहा कि ओबीसी आरक्षण तो सरकार को देना पड़ेगा। मोहन यादव कितने भी बहाने बनाओ, कितने भी झूठ बोलो, आप ओबीसी आरक्षण में दोषी हो। बीजेपी दोषी है, शिवराज सिंह दोषी है, और ये जितना लेट होगा उतना पाप आपके सर चढ़ेगा। और ये जल्दबाजी मत करो, नहीं तो गलती हो जाएगी। गलती तो कर चुके हो आप। हम जल्दबाजी नहीं करें तो आप एक कदम आगे नहीं हटो, हम प्रेशर नहीं बनाए तो आप इतनी बात भी नहीं करो। ओबीसी आरक्षण तो मोहन यादव आपके ऊपर से देव आएंगे और देना पड़ेगा। इसके साथ ही कमलनाथ ने भी सरकार पर निशाना साधा है। कमलनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उनके लिए केवल राजनीति करने का साधन है, न कि ओबीसी समाज के अधिकारों की सच्ची लड़ाई। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि ये सरकार ओबीसी आरक्षण के मामले में सिर्फ नाटक नौटंकी कर रही है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कह दिया है कि सरकार के वकील बिना तैयारी अदालत में पहुंचे थे। बता दें कि ओबीसी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई थी, लेकिन वकीलों की तैयारी की कमी के कारण सुनवाई टाल दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि लगता है कि वादी बहस ही नहीं करना चाहते। वहीं विपक्ष के आरोपों को लेकर सीएम मोहन यादव ने विपक्ष पर पलटवार किया है। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार सभी को साथ लेकर चल रही है। हमारी सरकार हर वर्ग को लेके चलना चाहती है। कल भी न्यायालय के सामने हमने सामूहिक रूप से सभी वर्गों के साथ बैठक करते हुए, जैसे सर्वदलीय बैठक की थी, सभी दलों के साथ मिलकर के अपनी सरकार की तरफ से पक्ष रखने का भी बात कही है। कोर्ट ने कहा कि इतने सारे दस्तावेज आ गए हैं तो हमको 8 तारीख तक इनको समेकित रूप से देखने के बाद इस पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमने एससी, एसटी, ओबीसी, सामान्य वर्ग सभी वर्गों का माननीय प्रधानमंत्री जी के भावना के आधार पर सबका साथ सबका विकास, उसी भाव के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। एमपी में ओबीसी आरक्षण का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है। हालांकि अब इस पर सुप्रीम कोर्ट 8 अक्टूबर से डे टू डे हियरिंग करेगी, लेकिन इससे पहले ही मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर डे टू डे राजनीतिक बयानबाजी बढ़ने लगी है। भोपाल से आकाश द्विवेदी के साथ एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इंदौर एयरपोर्ट पर यात्री की पैंट में चूहा घुस गया। उसने यात्री को काट भी लिया। यात्री को एयरपोर्ट पर कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिली। उसे बेंगलुरु पहुंचने पर इंजेक्शन लगवाया। वहीं मामले पर अब एक्शन भी लिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। इंदौर एयरपोर्ट पर यात्री को चूहा काटने के मामले में एयरपोर्ट प्रबंधन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में सबसे पहले एयरपोर्ट के मेडिकल रूम में तैनात डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को हटा दिया गया है। उनको नोटिस भी दिया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह पर यात्री के इलाज में संवेदनशीलता नहीं दिखाने का आरोप लगा है। इसके साथ ही अब पूरे एयरपोर्ट परिसर में पेस्ट कंट्रोल भी शुरू कर दिया गया है। एयरपोर्ट की साफ सफाई एजेंसी पर कार्रवाई की गई है और पेस्ट कंट्रोल एजेंसी पर भी जुर्माना लगाया गया है। मामला 23 सितंबर का है, जब इंदौर से बेंगलुरु जा रहे एक यात्री को एयरपोर्ट पर चूहे ने काट लिया था। पैसेंजर अरुण जब डिपार्चर हॉल में फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे, तभी एक चूहा उनकी पैंट में घुस गया और चूहे ने उन्हें काट लिया। पैसेंजर का आरोप है कि एयरपोर्ट पर रेबीज इंजेक्शन भी उपलब्ध नहीं था, जिसके बाद पैसेंजर ने
बेंगलुरु पहुंचकर रेबीज का इंजेक्शन लगवाया। अंदर तो हम आपको ले जा नहीं सकते, पर अंदर के वेटिंग एरिया में वो मौजूद थी दंपत्ति में जो आदमी थे, जो बिजनेसमैन है, बेंगलोर में है, उनको जो है चूहे ने काट लिया था, जिसके बाद इंजेक्शन उनको नहीं मिल पाया था यहाँ पे। इसके बाद उन्होंने टेटनस का इंजेक्शन उनको यहाँ पे लगाया गया था। उसके बाद वो अपने जो डेस्टिनेशन पे पहुँचे, डेस्टिनेशन पे पहुँचने के बाद उनको रेबीज़ का इंजेक्शन लगाया गया। उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उसके ऊपर जो है काम किया, और काम करने के साथ जो जिम्मेदार अधिकारी थे, जो डॉक्टर थे, उनको निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि इंदौर एयरपोर्ट पर पहले भी चूहों की शिकायतें सामने आ चुकी हैं। कुछ यात्रियों ने फूड काउंटर के पास चूहों की शिकायत भी की थी। इसके अलावा मच्छर, कॉकरोच और आवारा कुत्तों को लेकर भी शिकायतें की जा चुकी है। उसके बाद भी इंदौर एयरपोर्ट से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। एयरपोर्ट पर यात्रियों और सामान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के कड़े नियम होते हैं, जबकि साफ सफाई के लिए नियमित कर्मचारी भी मौजूद होते हैं, ताकि सुरक्षित परिचालन और यात्री सुविधा सुनिश्चित हो सके। सुरक्षा के तहत यात्रियों की स्क्रीनिंग, सामान की जांच, संदिग्ध वस्तुओं पर नजर रखना और खाली छोड़े गए सामान को तुरंत हटाना शामिल है। साफ सफाई और सुरक्षा के कड़े नियमों के बाद भी एयरपोर्ट की क्या दशा है, वो आप देख सकते हैं। जो इंदौर स्वच्छता के मामले में नंबर 1 पर आता है, वहाँ के एयरपोर्ट और अस्पतालों से सामने आ रही ऐसी तस्वीरें और घटनाएं सवाल खड़े कर रही हैं। इंदौर से तनुश्री के साथ एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बस्तर दशहरे में 24 सितंबर की शाम फूल रथ परिक्रमा की रस्म निभाई गई। हालांकि 600 साल पुरानी परंपरा में इस साल पहली बार रथ चलने में करीब 5 घंटे की देरी हुई। इसके पीछे का कारण पटेल संघ और माड़िया जनजातियों का विरोध रहा। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। विश्व प्रसिद्ध बस्तर के दशहरा पर्व में रथ परिक्रमा को लेकर छिड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। 600 साल पुराने बस्तर दशहरा में बुधवार से फूल रथ परिक्रमा शुरू होनी थी। शाम करीब 6 बजे भ्रमण पर निकलने वाले इस रथ का पहिया देर रात 10:30 बजे तक अपनी जगह से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाया। बस्तर दशहरा के इतिहास में पहली बार हुआ कि जब रथ के पहिए थमे हों, और इसकी वजह थी पूर्व बस्तर राज परिवार के सदस्य कमलचंद्र भंजदेव को रथ पर बिठाना। पटेल समाज प्रशासन से कमलचंद्र को रथ पर सवार करने की मांग पर अड़ा रहा। इससे पहले कमलचंद्र के रथ पर सवार होने को लेकर लंबे समय तक विवाद चल रहा था। एक पक्ष जहां पूर्व बस्तर महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव के रथ पर सवार होने का हवाला देते हुए कमलचंद्र और उनकी पत्नी को रथारूढ़ करने की मांग प्रशासन से कर रहा है, तो वहीं दूसरे पक्ष ने इसका विरोध करते हुए बीते 60 साल से जारी माई दंतेश्वरी के छत्र को रथारूढ़ करने की परंपरा कायम रखने की मांग की। कलेक्टर, एसपी समेत अन्य अधिकारियों ने भी रथ खींचने वालों को काफी मनाने और समझाने की कोशिश की, लेकिन तमाम प्रयास विफल रहे। आखिरकार कमलचंद्र खुद सामने आए और रथ खींचने वालों से कहा कि फूल रथ पर माई दंतेश्वरी का छत्र आरूढ़ है, माई जी का अपमान न करें, तब जाकर लोग रथ खींचने को राजी हुए। आपको बता दें कि बस्तर दशहरा बस्तर जिले में मनाया जाने वाला एक अनूठा और विश्व प्रसिद्ध उत्सव है। ये दुनिया के सबसे लंबे त्योहारों में से एक है। मां दंतेश्वरी और स्थानीय देवी देवताओं का मिलन समारोह 600 साल पहले काकतीय शासकों ने शुरू किया। ये उत्सव हरेली अमावस्या से शुरू होता है। बस्तर का दशहरा पर्व 75 दिनों तक चलता है। एक विशाल 2 मंजिला का रथ बनाया जाता है। साल टीना की लकड़ी से तैयार होता है रथ। आदिवासी युवक 9 दिन तक तपस्या पर बैठते हैं। कुंवारी बच्चियों को कांटों के झूले में लिटाया जाता है।
कुंवारी कन्या पर देवी काछन सवार होती है। बस्तर के महाराज की एक शाही सभा होती है। आदिवासी एकता और परंपरा का जश्न मनाते हैं। आपको बता दें कि 1967 में बस्तर राजा प्रवीण चंद्र भानदेव की मृत्यु के बाद से अब तक रथ पर केवल मंदिर के पुजारी माता जी का छत्र लेकर सवार होते रहे। लेकिन करीब 59 साल बाद राज परिवार के सदस्य कमलचंद्र भंजदेव के विवाह के बाद पटेल समाज अब इस परंपरा को फिर से शुरू करने की मांग पर अड़ा है। एनडीटीवी के लिए विकास तिवारी की रिपोर्ट। एक बार फिर सीवर की सफाई एक सफाई कर्मचारी की जान पर भारी पड़ गई। सतना में सीवर की सफाई के दौरान एक कर्मचारी की जान चली गई। ये रिपोर्ट देखिए। सोचिए अगर किसी प्रदेश के सभी सफाई कर्मचारी एक दिन अपने काम पर ना पहुंचे तो क्या हो सकता है। ऐसे में उस शहर की रफ्तार थम सकती है। सड़कों पर और घर पर अफरा तफरी मच जाएगी। आपको हर तरफ कूड़े का अंबार नजर आएगा। सड़कों पर गंदे नाले बहते नजर आएंगे। सड़े कचरे की गंध आपको जीने नहीं देगी। अगर सफाई कर्मचारियों का होना इतना जरूरी है तो उनकी जान के साथ खिलवाड़ क्यों होता है? क्यों उनकी लाइफ का कोई मोल नहीं होता? अगर मोल होता तो शायद ही सतना के एक सफाई कर्मचारी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता। बता दें कि सतना नगर निगम क्षेत्र में 4 दिन में ये दूसरा मौका है जब सफाई के दौरान हादसा हो गया। नगर निगम के कृपालपुर इलाके में गुरुवार की दोपहर करीब 12 बजे त्रिवेणी पैलेस के पास सफाई करते समय 3 मजदूर अंदर बेहोश हो गए, जिसके बाद नगर निगम और पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचती उससे पहले मौके पर मौजूद लोगों ने एम्बुलेंस से ऑक्सीजन सिलेंडर लिया और अंदर जाकर रस्सी के सहारे तीनों कर्मचारियों को बाहर निकाला। एक सफाई श्रमिक को नाजुक हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यहाँ पे सीवर लाइन की सफाई के लिए 3 मजदूर अंदर गए हुए थे। हम लोग अंदर ऑफिस में बैठे हुए थे। एक लड़का आया, बताया कि यहाँ पे कोई कुछ हलचल हो रही है, तो आकर देखे तो तीनों मजदूर बेहोशी की हालत में अंदर थे। अंदर बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे। अपन आए तो देखे तो जाने की कोई संभावना नहीं थी, इतनी ज़्यादा गैस बन चुकी थी अंदर और तीनों बेहोश हो चुके थे। इसके बाद अपन का एक आदमी गया अंदर ऑक्सीजन लेके। इतने में दिव्य हॉस्पिटल की एम्बुलेंस निकल रही थी, उसका ऑक्सीजन लिए। ऑक्सीजन के साथ एक आदमी अंदर गया और उनको तीनों को एक एक करके रस्सी में बांध के निकाले। तो 2 आदमी तो बेहोशी की हालत में, तीसरा जो आदमी है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। सतना में सीवर चैम्बर में जहरीली गैस कर्मचारियों के लिए खतरा बनने का ये दूसरा मामला है। इससे पहले 22 सितंबर को क्रिस्तुकुला स्कूल के पास 2 कर्मचारियों से सीवर की मैनुअली सफाई कराई गई थी और काम के दौरान दोनों की तबीयत बिगड़ गई थी। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2019 से 2024 के बीच सीवर और सेप्टिक टैंक में उतरने के कारण दिल्ली में ही 37 लोगों की मौत हो चुकी है। ये मौतें तब हुई जब सरकार मशीनों से सफाई कराने का दावा करती रही है। वहीं 2019 से अब तक देश भर में 430 लोगों की मौत हो चुकी है, वो भी तब जब बिना उपकरणों के सफाई कराने के खिलाफ कानून मौजूद है। सफाई कर्मचारियों के लिए बने राष्ट्रीय आयोग के मुताबिक 2017 से 2022 के दौरान 1268 लोगों की जान गई है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों पर भी गौर करें तो सीवर सफाई में 1.2 मिलियन लोग अब भी शामिल हैं। वहीं बात करें अगर कानून की तो मध्य प्रदेश में सीवर और सेप्टिक टैंक की खतरनाक और मैनुअल सफाई पर प्रतिबंध है, क्योंकि ये मैनुअल सीक्वेंसिंग के उन्मूलन अधिनियम संख्या 1993 का 17 के तहत अवैध है। इस कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति या संस्था को बिना उचित सुरक्षा उपकरण या सीवर या सेप्टिक टैंक की मैनुअल सफाई के लिए काम पर नहीं रखा जा सकता। ये 1993 के कानून के कार्यान्वयन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के तहत आता है, जिसके तहत इस प्रथा को खत्म करने और तकनीक आधारित समाधानों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है और ये पूरे देश में लागू है। कानून टूटते रहते हैं और मजदूरों की जान जाती रहती है। ऐसे में सवाल उठता है कि सख्त कानून के बाद भी सफाई कर्मचारी गटर में जान गंवाने पर क्यों मजबूर हो रहे हैं। सतना से एनडीटीवी के लिए ज्ञान शुक्ला की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बीजेपी संगठन और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद निगम मंडल में जल्द नियुक्ति हो सकती है। पार्टी संगठन में नियुक्ति को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है। हालांकि नियुक्ति को लेकर पेच इस बात का है कि एक पद के लिए आधा दर्जन से ज्यादा दावेदार है। उसमें एक नाम का चयन करना संगठन के लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं। निगम मंडल में 3 साल का कार्यकाल होता है। ऐसे में निगम मंडल में नियुक्ति जल्द करने का संगठन में दबाव है। छत्तीसगढ़ में निगम मंडल में नियुक्ति की दूसरी सूची की सुगबुगाहट तेज हो गई है।
पार्टी सूत्र बता रहे हैं कि जल्द ही नियुक्ति आदेश आ जाएगा। दरअसल सत्ता संगठन एकमत बनाकर निगम मंडल में नियुक्ति करना चाह रहा है, लेकिन एक पद के लिए कई नेताओं की दावेदारी और खींचतान की वजह से अभी तक ये मामला टल रहा था। लेकिन सरकार के 3 साल बचे हैं। निगम मंडल का कार्यकाल 3 साल का होता है। ऐसे में जल्द नियुक्ति की जा सकती है। इधर बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता संतोष पांडे का कहना है कि संगठन जल्द निर्णय लेगा। कि जिस प्रकार से मंत्रिमंडल का अभी जो गठन हुआ है और गठन के बाद पूरे प्रदेश में एक उत्साह का वातावरण है। हमारे नए मंत्रीगण प्रवास भी बहुत अच्छा किए हैं और अभी जो शेष बचे हैं उसके लिए निगम मंडल आयोग में माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे संगठन के नेता बैठ करके निर्णय लेंगे। 18 निगम मंडल में अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति बाकी है। पहली सूची में अधिकांश निगम मंडल में हो चुकी है नियुक्ति। मार्कफेड जिला सहकारी बैंक हथकरघा में नियुक्ति बाकी है। मदरसा शक्कर कारखाना में नियुक्ति बाकी है। एक व्यक्ति एक पद के फॉर्मूले के तहत हो सकती है नियुक्ति। अनुभव, जातीय और क्षेत्रीय समीकरण के आधार पर ये नियुक्ति होगी। इधर कांग्रेस अभी तक नियुक्ति न होने पर बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी में घमासान मचा है, इसलिए निर्णय नहीं हो पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जो सिर फुटबॉल मचा है, वही स्थिति अगर निगम मंडल की नियुक्ति कर दें तो भी होगा। तो भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक दूसरे की बाल नोचने की स्थिति वहाँ पर है, कालर फाड़ने की स्थिति वहाँ पर है, इसलिए निगम मंडल नियुक्ति नहीं हो पा रहा है। निगम मंडल में नियुक्ति को लेकर एक बार फिर सुगबुगाहट तेज हुई है। पार्टी के अंदर चर्चा हो रही है कि जल्द से जल्द निगम मंडलों में नेताओं की नियुक्ति की जानी है। ऐसे में जो नेता लॉबिंग कर रहे हैं, दावेदारी कर रहे हैं, तो उनका इंतजार बहुत जल्द खत्म हो सकता है। रायपुर से जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। भारत में पहली बार ट्रेन से अग्नि प्राइम मिसाइल का टेस्ट किया गया। मिसाइल टेस्ट करने के लिए एक स्पेशल ट्रेन बनाई और ट्रेन से ही मिसाइल को लॉन्च किया गया। अब भारत भी रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है, जो चलती ट्रेन से मिसाइल दाग सकता है। इन तस्वीरों को देखकर जरूर पड़ोसी मुल्क कांप उठेगा। रेल से लॉन्च की जा रही इस मिसाइल का नाम है अग्नि प्राइम और कल ही भारत ने इसका सफल परीक्षण किया है। भारत ने बुधवार की देर रात रेल पर बने मोबाइल लॉन्चर सिस्टम के जरिए अग्नि प्राइम मिसाइल की टेस्टिंग की। ये कैनिस्टराइज्ड लॉन्चिंग सिस्टम से लॉन्च की गई। इसके लिए ट्रेन को विशेष रूप से डिजाइन किया गया था। ये ट्रेन देश के उस हर कोने तक जा सकती है जहां रेल लाइन मौजूद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। टेस्ट ओडिशा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया गया। इस टेस्ट ने भारत को उन चुनिंदा देशों के ग्रुप में शामिल कर दिया है जिनके पास रेल नेटवर्क से मिसाइल लॉन्च करने वाला कैनिस्टराइज्ड लॉन्चिंग सिस्टम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके बताया, भारत ने अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल टेस्ट किया है। रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से ये लैस है। अगली पीढ़ी की मिसाइल 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है। सभी प्रकार के रेल नेटवर्क पर चलने की क्षमता है। डीआरडीओ को सफल परीक्षण की बहुत बहुत बधाई। भारत कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है। भारत से पहले रूस, चाइना और नॉर्थ कोरिया मोबाइल रेल लॉन्चर का टेस्ट कर चुके हैं। लिस्ट में अमेरिका का नाम भी शामिल है, लेकिन उसने पुष्टि कभी नहीं की। अग्नि प्राइम मिसाइल 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता के लिए डिजाइन की गई है, जो एडवांस फीचर से लैस है। अब आपको अग्नि प्राइम मिसाइल की खास बातें बता देते हैं। रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से लैस है। मिसाइल को एक कैनिस्टर के अंदर रखा जाता है। कैनिस्टर से लॉन्च करना तेज और आसान होता है। इसकी मारक क्षमता 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक है। अग्नि सीरीज की मिसाइलों की तुलना में ये हल्की है। अत्याधुनिक नेविगेशन सिस्टम भी इसके अंदर मौजूद है। अब आपको कैनिस्टराइज्ड लॉन्च सिस्टम के बारे में भी बता देते हैं। मिसाइल लॉन्च करने की ये एक मॉडर्न तकनीक है। मिसाइल को इसमें एक मजबूत कैनिस्टर में रखा जाता है। कैनिस्टर मिसाइल को सुरक्षित रखता है। कैनिस्टर कहीं भी आसानी से पहुंच सकता है। बिना लंबी तैयारी के इसे सीधे लॉन्च किया जा सकता है। मिसाइल नमी, धूल और मौसम से इसके अंदर सुरक्षित रहती है। मिसाइल कहां रखी है, दुश्मन को भी इसका पता नहीं चलता। मिसाइल के बार बार मेंटेनेंस की जरूरत भी नहीं पड़ती है।
तो अग्नि प्राइम मिसाइल की सफल टेस्टिंग के बाद भारत अब और मजबूत हो गया है और पड़ोसी मुल्क खासकर पाकिस्तान को किसी भी हालात में करारा जवाब अब रेल के जरिए भी दिया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं शाहरुख खान की। उनके नेशनल अवार्ड से भला बिहार चुनाव का कोई लेना देना हो सकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस के एक नेता ने ऐसा ही आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता का कहना है कि शाहरुख को मुसलमान होने की वजह से पुरस्कार दिया गया, जिस पर बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस बिहार में हार को देखते हुए ऐसे बयान दे रही है। हिंदी फिल्म जवान में अपनी सशक्त प्रस्तुति के लिए श्री शाहरुख खान चुने गए हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। आपको प्रदान किया जा रहा है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का सम्मान। इस तस्वीर पर भी कोई सवाल खड़े करे तो ऐसे सवाल पर क्या कहेंगे? शाहरुख खान को उनकी फिल्म जवान के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया तो राजनीति के गलियारे से एक सवाल आया। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता भाई जगताप ने सवाल उठाया कि क्या शाहरुख खान को मुस्लिम होने की वजह से ये सम्मान मिला? जब ये चुनाव का ये आता है तो आपको शाहरुख खान दिखाई दे देता है। चलो, एक बात तो है, इनके नेशनल अवार्ड एक बहुत बड़ा सम्मान होता है, लेकिन शाहरुख उस ऊंचाई को बहुत पहले छू चुके हैं। वो विश्व में शाहरुख खान को माना जाता है। ये आपके मानने न मानने से कुछ नहीं होता। और ये अगर आरोप कांग्रेस के ऊपर किया जा रहा है तो मैं बताना चाहता हूं कि इसके पहले बहुत सारे जो ये है कलाकार है उनको इस तरह से सम्मानित किया गया है। आप शाहरुख खान को एक कलाकार करके सम्मानित कर रहे हैं या एक मुस्लिम है इसलिए सम्मानित कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल ये सारे चुनाव मध्य नजर रखते हुए आप शायद मेरे दिमाग में। कांग्रेस के भाई जगताप दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम वोटर को लुभाने के लिए शाहरुख को सम्मानित किया गया। इस पर बीजेपी के राम कदम ने कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल उठा दिया। शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड दिया गया, क्या यह विषय भी ओछी राजनीति का हिस्सा बन सकता है? कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में शाहरुख खान को अवार्ड उसके धर्म को देख करके दिया गया। क्या हो गया आपकी मति को? अगर भाजपा किसी कलाकार के प्रतिभा को देखकर उसे अगर अवार्ड दे रही है, इस पर भी कांग्रेस को आपत्ति। यदि यह अवार्ड दिया गया है तो शाहरुख खान की अपनी प्रतिभा को देखकर मोदी सरकार, केंद्र सरकार ने अवार्ड दिया है, इस बात का तो कम से कम सोचते हैं। पर बिहार की राजनीति में होने वाली आने वाले चुनाव में हार ये कांग्रेस को स्पष्ट दिख रही है और वही कारण है कि उनके नेता इस प्रकार का बेतुका बयान दे रहे हैं। शाहरुख खान को उनके करियर में पहली बार नेशनल अवार्ड मिला। शाहरुख और उनके फैंस के लिए ये जबरदस्त खुशी का मौका है, लेकिन इस पुरस्कार में भी बिहार आ गया क्योंकि मौसम चुनावी है। और यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौट रहे हैं।